नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरी ऑफलाइन क्लास है। क्लास लेने के बाद अंत में बच्चों की उपस्थिति में ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो इसको देख करके आप भी लाभ उठाएं। जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने आपकी सिविल जज ADPO एग्ज़ाम को टारगेट करके और दंड प्रक्रिया संहिता CRPC शुरू की है। कल मेरी पहली क्लास हुई थी, आज मेरी ये दूसरी क्लास है, तो उसको भी देख लें आप पहली क्लास को, ताकि शुरू से ही आपको पूरा मैटर मिल जाए। या आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपका वेलकम स्वागत है। चलिए हम चलते हैं। तो ये हमारी सिविल जज ADPO की क्लास है और हमारा सब्जेक्ट क्या है आपका दंड प्रक्रिया संहिता 1973। और आज हम आपको जो है वो परिवाद या कंप्लेन के बारे में जो भी क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, जो भी इससे प्री में सिविल जज या मेंस में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो पूरी तरह से आज बताने जा रहा हूं। तो इसको आप जो है वो देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। तो आज हमारा सब्जेक्ट है परिवाद और धारा कौन सी है आपकी, धारा 2 घा। तो इसके पहले मैंने धारा 2 घा में का, खा और गा में क्या क्या है उसको मैंने एक्सप्लेन किया था कल के वीडियो में, तो उसको आप देख लें। और आज हम बात करते हैं परिवाद की। तो परिवाद क्या है, परिवाद की परिभाषा कैसे दी गई है, परिवाद के संबंध में और एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो परिवाद धारा 2 घा में जो है वो परिवाद को परिभाषित किया गया है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है, यद्यपि सरल क्वेश्चन है, ये बनना चाहिए हमसे कि परिवाद की परिभाषा जो है वो कहाँ दी गई है। तो धारा 2 घा में कहाँ दी गई है, धारा 2 घा में जो है वो परिवाद की परिभाषा दी गई है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो हमने परिवाद की जो परिभाषा दी गई है उसको हमने अपने ही शब्दों में से इस तरह से उसको पिरोया है कि कोई भी आवश्यकता छूट ना पाए और एक मतलब कि एक लय से जो है आपकी एक परिभाषा बन जाए। तो ये तरीका आप भी अपना सकते हैं कि जो मुख्य उसके फैक्ट हैं वो उनको शामिल करते हुए आप किसी भी एग्ज़ाम में जो है, चाहे मेंस हो आपका PSC का मेंस हो या अन्य अदर कोई ला एग्ज़ाम हो जहाँ पे आपको लिखना है, तो आप उसको अपने शब्दों में जो है वो लिख सकते हैं और आपको अधिक नंबर भी मिलेंगे, क्योंकि ये माना जाएगा कि आपने जो है वो उस परिभाषा के संबंध में आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हैं और आप उस परिभाषा की सभी बातों को जानते हैं। चलिए हम देखते हैं अपने शब्दों में क्या लिखा हमने। तो पहले लिखा है हमने मजिस्ट्रेट को, है ना, मजिस्ट्रेट को। तो परिवाद किसको होता है, तो परिवाद मजिस्ट्रेट को होता है और उसका उद्देश्य क्या होता है कि मजिस्ट्रेट क्या करे, कार्रवाई करे। मजिस्ट्रेट जो है वो आवश्यक कार्रवाई करे। और जैसा कि हम देखते हैं कि समान रूप से जो हम न्यायालय में देखते हैं तो परिवाद जो है लिखित ही होता है, लेकिन CRPC में अगर हम परिभाषा देखेंगे तो परिवाद जो है वो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपका कि परिवाद लिखित होगा या मौखिक होगा। तो परिवाद दोनों हो सकता है, लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। तो हम देखते हैं हम कार्रवाई के लिए लिखित या मौखिक कथन है ना, कथन है ना। और इसमें क्या होता है, तो इसमें एक बात का उल्लेख करना जरूरी है कि कोई अपराध जो है वो किया गया, माने कोई अपराध हुआ है जिसके लिए मजिस्ट्रेट से जो परिवादी है, जो परिवाद पेश कर रहा है, वो कार्रवाई चाहता है। यहाँ पर हम एक चीज़ और देख लें कि अभियुक्त के नाम का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। जैसे कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं कि परिवाद तो पेश कर रहे हैं हम, लेकिन हमको अभियुक्त की जानकारी नहीं है ना, किस अभियुक्त ने ये अपराध किया है, तो हम उसका नाम नहीं ले सकते हैं। सामान्यतः अगर अभियुक्त के बारे में जानकारी है आपको तो परिवाद में आप जो है वो अभियुक्त का नाम लिख दें। यदि कोई जानकारी नहीं है तो ये आवश्यक नहीं है कि परिवाद में आप जो है वो अभियुक्त का नाम भी लिखें। तो ये फैक्ट है एक, इसको आप याद रखिएगा कि परिवाद में जो है वो अभियुक्त का नाम लिखना आवश्यक नहीं है। यदि वो अज्ञात है तो उसका नाम आप नहीं भी लिख सकते हैं, तब भी परिवाद जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं। तो यही जो है आपका क्या कहलाता है, परिवाद। माने ऐसा कथन जो मजिस्ट्रेट को किया गया हो, लिखित हो या मौखिक हो, कि कोई अपराध हुआ है और मजिस्ट्रेट से वो कार्रवाई चाहता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, परिवाद बोलते हैं। चलिए हम देखते हैं अब कि परिवाद के और भी शब्द हमारे समाज में उपयोग किए जाते हैं। जैसे कि परिवाद को यदि हम देखें तो हमारे न्याय प्रक्रिया में जो है वो न्यायालय में उर्दू का काफ़ी प्रवेश हुआ है, क्योंकि वास्तव में क्या हुआ कि मुग़ल जब यहाँ पे आए तो मुग़लों के माध्यम से जो है वो हमारे न्याय प्रक्रिया में जो है वो उर्दू ने भी जो है अपना स्थान बना लिया। तो MP में तो कम उर्दू का प्रयोग होता है, लेकिन यदि हम UP के न्यायालयों में जाएँ
तो बहुत सारे शब्द हमको जो है वो उर्दू में मिलते हैं। तो एमपी में कभी कभी शब्द यूज होता है, जैसे इस्तगासा है ना, इसको क्लाइंट वगैरह इस्तगासा दायर करे का है, आता है वकील के पास कि वकील साहब हमका इस्तगासा दायर करे का है, या हम क्या करिए मामला में, पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही है ना, या क्या करिए हम सज़ा दिलाए चाहते होकर, तो वकील बोलेगा इस्तगासा। तो इसको जो है वो एक भाषा में क्या है, उर्दू में क्या बोल दे सकते हैं अपन, इस्तगासा बोल सकते हैं, या इसको सिंपल हिंदी करें हम तो इसको शिकायत ही बोल सकते हैं, और अंग्रेजी में बोलें तो हम क्या बोलेंगे, इसको कंप्लेन बोल सकते हैं। तो ये सभी शब्द जो हैं वो एक हैं जो आपको जानकारी में होना चाहिए। फिर हम चलिए आगे चलते हैं। असंज्ञेय अपराध में न्यायिक कार्यवाही का प्रारंभ जो है वो किससे होता है, ऐसा क्वेश्चन बना एग्जाम में। तो असंज्ञेय अपराध अगर कोई है तो उसमें एफआईआर नहीं होती है आपकी, ना ही पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन करती है। आप कार्रवाई कैसे चाहते हैं, अगर कार्रवाई चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो परिवाद पेश करना पड़ेगा। तो असंज्ञेय अपराध में न्यायिक कार्यवाहियों का प्रारंभ किससे होता है, तो आंसर क्या होगा आपका, किससे होता है, परिवाद से होता है ना। फिर चलिए हम आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि क्या संज्ञेय मामलों में परिवाद पेश किया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हो सकता है कई लोग इसको ना जानते हों, लेकिन ये सत्य है कि संज्ञेय अपराध में भी जो है परिवाद पेश करके कार्रवाई कराई जा सकती है या पुलिस रिपोर्ट लिखाई जा सकती है। तो अगर संज्ञेय अपराध होता है इसकी समान प्रक्रिया क्या है कि हम क्या करें, पुलिस अधिकारी को जो है वो एफआईआर करवा दें, है ना, हम पुलिस अधिकारी को जो इसकी सूचना दें तो इसको वो एफआईआर के रूप में जो है वो दर्ज कर ले। लेकिन ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि अगर पुलिस अधिकारी जो है हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो हमारे पास दूसरी प्रोसीडिंग क्या है कि हम इसकी जो है शिकायत किसको करें, या हम इसको लिख करके किसको भेज दें, उस ज़िले के, है ना, जिस ज़िले में हमारा क्षेत्र है उस ज़िले के एसपी को, पुलिस अधीक्षक को भेज दें हम। लेकिन किसी कारण से मान लो पुलिस अधीक्षक की भी कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर हमारे पास अंतिम चारा क्या बचता है कि संज्ञेय मामले में भी हम जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो परिवाद पेश करें। तो इस तरह से संज्ञेय अपराधों में भी जो है परिवाद पेश किया जा सकता है, कोई रोक नहीं है। लेकिन समान नियम ये है कि असंज्ञेय मामलों में जो है वो परिवाद ही पेश किया जाता है, जबकि संज्ञेय मामलों में क्या किया जाता है, पुलिस को जो है, पुलिस अधिकारी को जो है वो इसकी सूचना दी जाती है ताकि वो एफआईआर के रूप में जो है कायम करके और इन्वेस्टिगेशन करके जो है वो पुलिस रिपोर्ट कार्रवाई के लिए न्यायालय में पेश कर सके, मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सके। चलिए हम आगे चलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में आपका, इसलिए हम लिख रहे हैं इसको कि परिवाद के आवश्यक तत्व क्या हैं। तो क्वेश्चन ऐसा बनता है कि परिवाद के लिए कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है, और परिवाद के संबंध में कौन सी बात जो है वो गलत है। तो चलिए इसी परिभाषा के आधार पर निकलता है वो, जैसे कि पहला क्या निकल रहा आपका कि परिवाद किसको किया जाएगा, मजिस्ट्रेट को, है ना। दूसरा फिर क्या निकलता है कि परिवाद जो है वो एक कथन है जो मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। तो परिवाद क्या मौखिक हो सकता है, तो बशर्ते हो सकता है, कोई शक नहीं है। एग्जाम में अगर आपका आता है तो आपको क्या लिखना है कि परिवाद मौखिक हो सकता है। लेकिन व्यवहार में हम जब देखते हैं तो परिवाद जो है मौखिक नहीं होता है। जनरली मजिस्ट्रेट कहते हैं कि आप इसको लिख करके लाइए। अगर हम बोल दें साहब हमसे लिखते नहीं बनता है तो बोलेंगे कोई वकील कर लो, है ना, 150 फीस लेगा आपसे और जो है वो आपका परिवाद बना देगा, है ना, तो आप उससे बनवा के आइए। तो व्यवहार में ये मौखिक नहीं मिलता है, लेकिन अगर हमारे सीआरपीसी में कहीं क्वेश्चन आता है तो हम इसको मौखिक भी हमको सही है ना, तो मौखिक हो सकता है या लिखित हो सकता है। फिर तीसरी बात क्या है इसमें कि परिवाद कब कंप्लीट होगा, जब परिवाद में कोई अपराध का उल्लेख किया गया हो कि ये अपराध हुआ है और इस अपराध के संबंध में जो है वो परिवादी न्यायालय से कार्रवाई चाहता है, मजिस्ट्रेट से कार्रवाई चाहता है। और यहाँ पे चौथी बात है, इसमें लिखते हैं कि अभियुक्त का नाम, तो परिवाद में अभियुक्त का नाम लिखा जाना जो है आवश्यक नहीं है। यदि जानकारी है तो आप लिख दीजिए, अगर आप नहीं लिखते हैं तो इसके आधार पर आपका परिवाद जो है वो खारिज नहीं किया जाएगा, है ना। तो कई मामलों में ऐसा होता है कि भाई परिवादी अभियुक्त का नाम नहीं जानता है या अभियुक्त जो है वो अज्ञात रहता है, तो बिना अभियुक्त के नाम दिए भी जो परिवाद वो लिख सकता है। चलिए अब अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके मेंस में भी आया है कई बार सिविल जज के, कि क्या पुलिस रिपोर्ट को परिवाद माना जा सकता है। तो समान नियम ये है कि पुलिस रिपोर्ट को परिवाद नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ विशेष ऐसी स्थितियां हैं जब पुलिस द्वारा जो रिपोर्ट पेश की जाती है उसको भी परिवाद के रूप में माना जा सकता है। तो विशेष स्थिति हमने क्या बताई कि जैसे कोई व्यक्ति गया थाने में, है ना,
और उसने अपना मामला जो है वो बड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताया कि हाँ ये अपराध हुआ है, इतना हुआ, ये हुआ, वो हुआ, है ना। तो पुलिस उसको एक बार मान लिया कि ये संज्ञेय अपराध है, लगता है ना, संज्ञेय अपराध है। और संज्ञेय अपराध में पुलिस क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन करती है, अन्वेषण करती है। तो पुलिस ने अन्वेषण किया, और जब अन्वेषण किया तो खोजा पहाड़ निकली चूहिया, माने संज्ञेय मान के पुलिस ने अन्वेषण किया और निकला क्या? छोटा सा असंज्ञेय अपराध निकला, छोटा सा असंज्ञेय अपराध निकला। तो इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस ने जो भी मेहनत की है वो बेकार चली जाएगी। यहाँ पे पुलिस को क्या करना होगा कि उन सभी बातों को जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। तो वो पुलिस रिपोर्ट हो जाएगी। जो पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं पुलिस रिपोर्ट, तो ऐसी स्थितियों में जो है वो असंज्ञेय मामलों में जो पुलिस रिपोर्ट जो पेश की जाएगी और असंज्ञेय मामला निकलता है पुलिस की जांच के बाद, तो ऐसी स्थिति में जो पुलिस द्वारा जो रिपोर्ट पेश की जाती है उसको जो है अपराध मान लिया जाता है। तो वो अपराध है, और जिस पुलिस अधिकारी ने रिपोर्ट पेश की है वो कौन होगा? आपका वो अपराधी होगा। वो कौन होगा? आपका अपराधी होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। तो क्या परिवाद पर परिवादी के हस्ताक्षर और सत्यापन होना जरूरी है? तो हम अगर सीआरपीसी देखते हैं तो सीआरपीसी में इस तरह कोई स्पष्ट प्रावधान हमको नहीं मिलते हैं। लेकिन यदि हम एक अधिनियम देखते हैं, पर काम अधिनियम 1881, पर काम अधिनियम 1881, तो परिवाद पर जो है वो परिवादी जिसने पेश किया है उसके सिग्नेचर होने चाहिए। अगर वो अनपढ़ है तो उसके अंगूठे के निशान होना चाहिए, है ना। और परिवाद में जो बातें कही गई हैं वो सत्य है या कितनी सीमा तक सत्य है, इस संबंध में जो है वो उसको सत्यापन भी करना होता है। तो क्या होगा आपका आंसर? क्या परिवाद पर परिवादी के हस्ताक्षर सत्यापन होना आवश्यक है? तो आंसर क्या होगा? हाँ। किस अधिनियम के अधीन? पर काम अधिनियम 1881 के अधीन। चलिए आगे हम चलते हैं। तो क्या कोई परिवाद का कोई निश्चित प्रारूप दिया गया है, कोई ड्राफ्टिंग दी गई है? तो नहीं, परिवाद की कोई स्पष्ट ड्राफ्टिंग नहीं दी गई है। कोई भी व्यक्ति जो है अगर असंज्ञेय अपराध से पीड़ित है तो वो न्यायालय में जा करके मौखिक रूप से जो है वो कह सकता है या लिखना चाहता है तो ये किसी पन्ने में सिंपल रूप से, ताकि सभी बातें उसमें जो है शामिल हो जाएं, वो लिख करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकता है। तो परिवाद का कोई निश्चित प्रारूप क्या है? क्या है? नहीं है, है ना। फिर आगे हम चलते हैं कि परिवाद पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जब मजिस्ट्रेट को परिवाद पेश किया जाता है तो ये तो हम आगे पढ़ाएंगे आपको कि मजिस्ट्रेट को परिवाद आपका एक अलग से अध्याय ही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम बता दें कि जब मजिस्ट्रेट को परिवाद मिलता है तो उसके द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसका उल्लेख हमारी जो है वो सीआरपीसी में कहाँ किया गया है? तो धारा 200 से धारा 203 तक। कहाँ तक किया गया है? धारा 200 से लेकर के 203 तक। अब हम थोड़ा सा अंतर करेंगे। तो ये मेंस आपका सिविल जज मेंस में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है कि परिवाद और प्रथम सूचना रिपोर्ट में क्या अंतर है। तो यदि हम दोनों को समझ गए, अभी हमने प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं पढ़ाई है आप लोगों को, लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में काफ़ी कुछ हम जानते हैं, बेसिक चीज़ें। तो दोनों में क्या अंतर है, तो यदि हम इनको समझते हैं तो हमको कोई अंतर याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों के अंतर सोच करके और दोनों के अंतर बराबर लिख सकते हैं। तो मैंने 3 अंतर किए हैं इसमें। तो पहला अंतर क्या है आपका कि जो परिवाद है वो किसको पेश किया जाता है? मजिस्ट्रेट को। और जो एफआईआर किसको पेश की जाती है? तो पुलिस अधिकारी को, है ना। तो पहला अंतर ये है कि परिवाद आपका मजिस्ट्रेट को पेश किया जाता है और एफआईआर जो है वो पुलिस अधिकारी को पेश की जाती है। दूसरा आपका क्या है कि संज्ञेय अपराध में विशेष स्थिति में जो है वो परिवाद हो सकता है। हमने बताया था अभी यहाँ पे कि संज्ञेय अपराध में भी परिवाद हो सकता है। यदि संज्ञेय अपराध में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है ना, एसपी भी आपकी न्याय नहीं दिला पा रहा है ना, उसके भी आप संतुष्ट नहीं है तो फिर परिवाद दाखिल करिए। तो संज्ञेय अपराध में विशेष स्थिति में परिवाद दाखिल किया जा सकता है, लेकिन असंज्ञेय अपराध में एफआईआर नहीं हो सकती। यदि आप कोई असंज्ञेय अपराध को लेकर के अगर सूचना देने जाएंगे आप थाने में, तो वहाँ पे प्रक्रिया क्या है? हमारी सीआरपीसी की धारा 142 है ना, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि थाने में एक जो है वो 142 का रजिस्टर होता है, माने कि असंज्ञेय अपराधों का रजिस्टर। तो पुलिस क्या करेगी? उसमें आपका रिपोर्ट लिख लेगी, है ना, उसको लिख लेगी और आपको क्या करेगी? आपको उचित मजिस्ट्रेट के पास जाने की जो है वो सलाह देगी। मतलब वहाँ पे एफआईआर वो कायम नहीं करेगी। तो एफआईआर जो है वो नहीं हो सकती, है ना। असंज्ञेय अपराध में एफआईआर नहीं हो सकती, जबकि संज्ञेय अपराध में जो है विशेष स्थिति में परिवाद दाखिल किया जा सकता है। चलिए हम देखते हैं तीसरा अंतर देखते हैं कि परिवाद प्राप्त होने पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है।
तो अगर मजिस्ट्रेट को प्रवाद प्राप्त होता है तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, जांच करता है ना, कि प्रवाद सही है कि नहीं है, या कोई ऐसा अपराध हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके बाद में मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। जांच वो पुलिस अधिकारी को से भी करवा सकता है। लेकिन अगर आपका दूसरी स्थिति में है, जांच की जा सकती है, लेकिन जबकि FIR प्राप्त होने पर, पुलिस को FIR प्राप्त होती है तो क्या करती है पुलिस जो है वो जल्द से जल्द जो है वो क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। माने इसको हम बोलते हैं अन्वेषण, है ना, अन्वेषण करती है। और अन्वेषण की परिभाषा कहाँ दी गई है, आप लोग धारा 2 जा में, है ना, धारा 2 जा में अन्वेषण की परिभाषा दी गई है, हम आगे बताएंगे आपको। तो प्रवाद प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जाती है, जबकि FIR होने पर पुलिस अधिकारी द्वारा क्या किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण किया जाता है। तो ये आपका प्रवाद का इतना ही टॉपिक है। इस टॉपिक में आपके कहीं भी कोई भी क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव बनता है, तो आपको इससे ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आपको। तो मेरी ये आपकी CRPC की क्लास 2 है और CRPC हमने शुरू कर दी है। तो अब तभी चैन की सांस लूँगा जब CRPC को जो है वो ख़त्म कर दूँगा। जैसे इसके पहले मैंने IPC पढ़ाई है, जो कुल 64 वीडियो हैं उसके, और उसमें लगभग IPC आपकी जो है पूरी तरह से कंप्लीट है, तो आप उसको भी देख सकते हैं और इसको भी आप जो है वो लगातार देख सकते हैं। चलिए, मैं RK सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश, आपसे अगले वीडियो तक विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।